अच्छा टोबैको, अच्छा यहाँ तक समझ आइए सबको। जी यस सर। सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर है सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस के बाद इसमें वही सारी जो इकोनॉमिक की बातें जो हमने शुरू ऊपर की है ना, वो उसको थोड़ा हल्का सा जो है ना जरा नेगेटिव साइड पे ले आना। ठीक है, नेगेटिव साइड वहाँ पे तो हमने थोड़ा पॉजिटिव बात भी की थी, मैं तो नेगेटिव भी की थी, इसको यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव की तरफ ले आना। ठीक है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तुम दोनों तरीके से बात कर सकते हो। ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सवाल को देख लेना कि सवाल जरा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, और तुमसे जरा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, अब इन लोगों ने, अब ये जरा सुनो। ठीक है, इन लोगों ने काम किया है कि इन लोगों ने जो है ना तकरीबन हर एक चीज के लिए नहीं है, उनके लिए बोर्ड्स बना लिए थे। ठीक है ना, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडजस्टिंग द अमेरिकन इकोनॉमी वॉज ट्रस्टेड टू 6 वॉर बोर्ड्स। ठीक है, वो जो वॉर बोर्ड्स इन लोगों ने बताए थे उसमें एक बोर्ड था शिपिंग का, एक था फूड का, एक था फ्यूल का, एक था रेल रोड, एक थी वॉर ट्रेड एंड वॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, अब ये जो थी ना इन, अच्छा ये जितने भी वॉर बोर्ड्स थी ना, ये लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे प्रेसिडेंट को, ना ये कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल थे, ना ये जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल थे, ये किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है, और अपने हर मतलब अब ये जो शिपिंग, जो फूड का जो वॉर बोर्ड है ना, तो मतलब सब A to Z अमेरिका के जो भी फूड सप्लाई डिमांड जो सारी चीजें हैं ना, बस वो जो है ना इस बोर्ड नहीं देखनी थी ना। ठीक है ना, एंड ऑल बोर्ड्स मेट वीकली एज अ वॉर कैबिनेट। मतलब उस वक्त की जितनी भी जो हुकूमत हो रही थी ना अमेरिका की, वो जो है ना वो तकरीबन बस ये 6 जो वॉर बोर्ड से ना वही कर रहे थे। ठीक है ना, और इसमें ये लोग है ना अपनी तरीके से बस जो बात इनको ठीक लगती थी ना, वो लोग ये उस तरह करते थे। ठीक है ना, और तो इसलिए जो है ना, क्योंकि सब कुछ जो मेन चीजें थी वो इनके कंट्रोल में थी, डिफरेंट वॉर बोर्ड्स में, तो ये जो जो गवर्नमेंट जो थी ना वो बड़ी ही एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से है ना ये लोग चला रहे थे। ठीक है ना, लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स। ठीक है, एसेंशियल इंडस्ट्रीज, कंट्रोल्ड फूड सप्लाईज, ट्रेडिशनल फ्री इकोनॉमी शेल्फ। मतलब ट्रेडिशनल फ्री इकोनॉमी क्या होती है कि मतलब जो बंदा जो चाहे हर किस्म का बिजनेस कर सकता है, जो वो करना चाहे, मतलब ठीक है ना। तो इन लोगों ने जो है ना हर चीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग कर लिया था। ठीक है ना, हर एक चीज ट्रेड जो हो रही थी, इंडस्ट्रीज किस तरह चलनी है, कौन सी इंडस्ट्रीज में जो है कितने मैन पावर चाहिए, एम्यूनिशन ज्यादा हमने बनाना है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने एक साइड पे कर दिया। ठीक है ना, मतलब जो सारा जो पूरे अमेरिका की जो अप्रोच थी ना, वो उस वक्त है ना वॉर ओरिएंटेड अप्रोच बन गई थी। ठीक है ना, कि बस अब हम लोगों ने जंग जीतनी है, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या कहते हैं डोमेस्टिकली कितना खाना कंज्यूम करना है। ठीक है ना, और हमने कितना एक्सपोर्ट करना है और कितना कार्गो हमने भिजवाना है, तो सब कुछ जो है ना, मतलब जो हुकूमत जो उस वक्त हेड हो रही थी ना, मतलब कांग्रेस का तो काम है कि वो लोग है ना लॉज वगैरह वो करें, क्या कहते हैं बनाए। ठीक है ना, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो, फिर एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है ना, लेकिन बाकी जो सारे फैसले थे ना, बस वो यही वॉर बोर्ड्स कर रहे थे। तो गवर्नमेंट जो है ना वो बिग बिजनेसेस, ये जो बिग बिजनेसेस जो होते हैं, जो हम कहते हैं जो बड़े वो जो हम कह रहे थे ना, कहते हैं कैपिटलिस्ट एक क्लास थी और उनके बड़े बड़े जो बिजनेस थे उसके साथ एक पार्टनरशिप में आई हुई थी। ठीक है ना, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी ना वो 38% इंक्रीज उसमें आया था इस टाइम पीरियड में। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो है ना 24% जो है ना इंक्रीज आया था। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल के नीचे तो हम लोगों ने सिर्फ इन वॉर बोर्ड्स का बताना है कि इस तरह वॉर बोर्ड्स बन गए थे, जो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे प्रेसिडेंट को, और उन लोगों ने जो जो भी वो काम कर रहे थे ना बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक थे। ठीक है ना, किसी को भी उस तरीके से इकोनॉमी मतलब सारी सारी जो चीजें थी ना बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड थी। आपका ट्रेड, आपका फूड, आपका फ्यूल, आपकी रेल रोड्स, मतलब जो सारे मुल्क की जो अप्रोच थी ना वो वॉर ओरिएंटेड अप्रोच हो गई थी, और हुकूमत का जो कंट्रोल था ना वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसमें जो है ना आप लोगों ने ये सारी बातें कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये समझ आइए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सर ये वार बोर्ड्स कांग्रेस ने बनने कैसे दिए? बस पता नहीं कि अब ये बनने कैसे दिए थे, लेकिन बस बन गए थे। ठीक है ना, कुछ देखें कुछ ऐसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास होती हैं ना, कि मतलब जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में।
कि क्या कहते हैं हर एक का एक दूसरे के ऊपर चेक है, ठीक है ना। तो हो सकता है बस, अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस ये मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट भी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे, तो मुझे लगता है इस किस्म की, हाँ इस किस्म की कम्युनिटीज वगैरह बनाना जो है ना, वो प्रेसिडेंट के पास इस चीज़ की पावर है। अब कांग्रेस ने इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया, अब इसका मुझे नहीं पता, ठीक है ना। क्योंकि देखें बस वो एक क्या कहते हैं फायदा ही फायदा हो रहा था ना, मतलब वो लोग जंग भी लड़ रहे थे, उनको एक किस्म, अभी तक देखें 1914 से लेके 1918 तक जो सब कुछ हो रहा है, 1914 से लेके 1918 तक हो रहा है, ये लोग तो जंग के आखिरी 6 महीनों में आए हैं, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों का मतलब जो, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि इस जो विल्सन का जो टाइम पीरियड था, ठीक है ना, वो उसको कहा जाता है कि इंटरनल डिस्कॉर्ड था बहुत ज्यादा, और मतलब इंटरनेशनली भी जो है ना, मतलब एक्सटर्नल भी बहुत ज्यादा जो मिस हैपनिंग से, मतलब एक वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उसके मद्देनजर अगर आप देखें तो बस क्या कहते हैं, कांग्रेस भी ठीक है, जुडिशरी भी ठीक है, प्रेसिडेंट भी ठीक है, बस जो हो रहा है सब ठीक है। सर इसका मेन रीजन एक और भी था कि उस जी वक्त बताएं। पेंटागन नहीं था ना, पेंटागन नहीं था आपके पास अमेरिका में। तो अच्छा। जो आपके नेवी और उसके बीच में, आर्मी के बीच में जो ये एम्यूनिशन का एक्सचेंज होता था ना, और आर्म उसका मतलब आर्टिलरी का जो एक्सचेंज होता था, वो इस वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड के मतलब तरफ से होता था। तो ये वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड जो था, जो हमा क्वेश्चन कर रही है ना कि उन्होंने बनने क्यों दिया, हम्म तो ये 1919 में ख़त्म हो गया था जब वॉर ख़त्म हुआ था ना, हम्म 1918 में। तो ये जनवरी 1919 को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, 1 जनवरी को। तो ये इट वाज जस्ट फॉर द वॉर, और ये बना ही इसीलिए था क्योंकि उस वक्त तो कोई और डिपार्टमेंट ही नहीं था यूएस में कि वो वॉर को हैंडल कर सके इस हम्म। तरह से। तो यही बात है ना, मतलब वो सब कुछ आता है आपकी, जाहिर बात है जब आपकी चीज में इतना ज्यादा अच्छा, जो है मतलब जब जाहिर बात एक वॉर चल रही हो तो फिर तो इसी किस्म के काम होते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कर्टेलमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज, ठीक है। यूज एवरी पॉसिबल मशीनरी ऑफ प्रोपागेंडा, अच्छा वही वाली बात है। अच्छा लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, curtailment of civilian liberties, ठीक है। Used every possible machinery of propaganda to paint Germany as the aggressor, banned German music, literature, films, speeches, press articles so that the general public hates Germans and support the war and anti-German stance। वही है ना कि इन लोगों ने हर किस्म का जर्मन लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म्स, उनकी जो स्पीचेस उस वक्त हो रही थी, प्रेस आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ जो है ना, वो इन लोगों ने वो कर दिया था, क्या कहते हैं मतलब बैन कर दिया था, ठीक है ना। वो इसलिए था कि मतलब उनको जो दूसरा जो ओपिनियन है ना वो मिले नहीं। जाहिर बात है अगर मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं ठीक हूँ, जो दूसरा बंदे वो मेरे साथ लड़ रहा है वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ। तो ये चाहते नहीं थे कि किसी भी किस्म की जो जर्मन के साथ, जो अमेरिकन जो पब्लिक है ना, उसकी जर्मनी के साथ किसी भी किस्म का कोई सिंपथी हो उसके साथ। तो इसलिए इन लोगों ने जो है ना हर किस्म की जो है ना, वो तो पहले तो नंबर वन ये कि मतलब हर किस्म का जो पब्लिक ओपिनियन शेप करने वाली जो चीजें हैं ना, उनको इन लोगों ने उस बैन लगाया हुआ था, ठीक है ना। सो दैट द जनरल पब्लिक हेट्स जर्मन, ठीक, एंड सपोर्ट द वॉर एंड एंटी जर्मन स्टांस। अच्छा, फिर दूसरा इन लोगों ने क्या किया था, मतलब ये बैन वगैरह इन लोगों ने किस तरह लगाए थे, क्या एक्ट्स थे, ठीक है ना। थ्रू एक्ट्स अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। पहले तो इनका जो था ना, एक था एस्पियोनाज एक्ट, ठीक है ना। इन लोगों ने इसमें यह कहा था कि हैवी पेनल्टीज ऑन पीपल मेकिंग स्टेटमेंट्स व्हिच वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। वर्चुअल सेंसरशिप ऑन फॉरेन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अच्छा, ये एस्पियोनाज एक्ट इन लोगों ने किया था कि बस बहुत ही बड़ी पेनल्टीज और इवन जेल टाइम जो है ना, इन लोगों ने कहा था किसी भी किस्म का कोई भी अमेरिकन जो है, अमेरिका में रहने वाला बंदा जो है, ठीक है ना, वो अगर क्या कहते हैं ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है या ऐसा ही किसी भी किस्म का कोई एक्सप्रेशन या अपना ओपिनियन देता है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि हम लोगों ने लड़ना और जर्मन को हराना और जर्मनी के खिलाफ लड़ना, अगर इसके खिलाफ है ना तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है ना, और मतलब जेल टाइम भी उसको मिलेगा, ठीक है ना। और वर्चुअल सेंसरशिप हुई थी फॉरेन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की, इसका एक दूसरे एक्ट से हुआ हुआ था, ठीक है ना। वो एक्ट मैंने लिखा हुआ नहीं था तो मुझे अब याद नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरे एक्ट से हुआ हुआ था, ये जो वर्चुअल सेंसरशिप हुई हुई थी, ठीक है।
अच्छा, दूसरा इन लोगों ने सेडिशन एक्ट ऑफ 1918 में इन लोगों ने कहा था, वही बात है, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दैट वाज डिसलॉयल और अब्यूजिव ऑफ द अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्लैग और यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो उसको जो है ना हम लोगों ने बस वही है जेल वगैरह में डालने और पेनल्टीज वगैरह लगानी, मतलब वही है ना। बस इन लोगों ने सिविलियन लिबर्टीज होती है, सिविलियन लिबर्टीज हम इसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ असेंबली को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, इन लोगों ने डिफरेंट एक्ट्स पास करके जो है ना उसको कंट्रोल में लाए हुए थे, ठीक है। तो इसके जो है ना क्या कहते हैं तकरीबन 1500 लोग जो है ना अरेस्ट हुए थे। और इस वक्त मतलब हम कहते हैं कि जुडिशरी को इम्पार्शल होना चाहिए और लोगों की तरफ होना चाहिए, तो इस वक्त की जो जुडिशरी थी ना वो भी इन लोगों को जो है ना क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देने से नहीं दे रही थी। तो ये है ना उसकी उसमें एक, अगर आप ऐसा कुछ जुडिशरी के बारे में देखते हैं तो उसमें एक केस हुआ था श्नेक वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें श्नेक जो है इसने पता नहीं कोई स्पीचेस वगैरह की थी कि कुछ लिखा था शायद इसने, और जुडिशरी ने जो है ना इसको सजा दी थी कि बस अगर ये एक्ट पास हुए तो बस फिर आपने जो है ना हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। तो ये आप इसको मतलब रेफरेंस दे सकते हैं इसका। अच्छा, लेबर इन वॉर टाइम, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब भाई। यार मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी ये आप जब वर्ल्ड वॉर 2 की कॉजेज लिखे ना तो उसमें जी आपको ये हेल्प मिल जाएगी। एडोल्फ हिटलर की अगर आप बायोग्राफी पढ़ लें मेन काम्फ, तो उसमें इस उसने एक्चुअली जब वो अपनी प्रोपेगेंडा मशीन जो थी ना जर्मनी के, जिसमें उसने हेवली क्रिटिसाइज किया हुआ था और वही उसकी नफरत की मतलब वो वजह बनी थी आगे वो ज्यूज वगैरह के खिलाफ। तो यही चीज रेफर कर रहा होता था कि बाकी जो ममालिक है ना वो अपने मीडिया अपने प्रोपेगेंडा मशीन्स को किस तरह रेगुलराइज कर रहे हैं और जर्मनी किस तरह प्रेजेंट कर रहा है खुद को। तो वो कह रहा था, वो अपनी बुक में लिखता है कि हम वो वार जो कि मतलब मैदानों पर जीत गए थे ना वो हम प्रोपेगेंडा की वजह से हार गए। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 का आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे ना तो ये चीज कनेक्ट करके उसके साथ चलें। और ये मेन काम्फ का मतलब आप रेफरेंस दे दें। उसने काफी इस पर, मैंने मतलब ये बुक तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी ये पॉइंट आपने रेज किया तो मुझे याद आ गया कि उसने क्यों मतलब ये इन ममालिक को मतलब वो किया था कि वो अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को किस तरह रेगुलराइज कर रहे हैं। और जर्मनी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ना वो किन लोगों के हाथों में चली गई है, फिर वो किन लोगों को हाईलाइट करता है वो सबको पता है कि फिर आगे उसने फिर क्या किया था। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर अब ये आ जाता है लेबर इन वॉर टाइम, ठीक है। मतलब अब जो उस वक्त जो लेबर था उसका वॉर टाइम में मतलब उसका क्या स्टैंडिंग थी, मतलब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, ठीक है ना। तो क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है ना क्या कहते हैं यूरोप गए थे अमेरिका से, ठीक है ना। तो एक लेबर स्कार्सिटी आ गई थी इन अमेरिका, ठीक है ना, ड्यू टू से। अच्छा, पहले तो एक उन लोगों ने इमिग्रेशन को रोका हुआ था, दूसरा जो है ना बहुत ज़्यादा जो इन लोगों ने है ना आदमियों को भिजवा दिया था वॉर के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ कि जितने भी जो क्या कहते हैं लेबरर्स रह गए थे, क्योंकि जैसे कि देखा मैंने कहा ना कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, इंडस्ट्री जो है ना मतलब उनको हर चीज़ की ज़रूरत थी। 38% इंक्रीज हो रहा है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो जाहिर बात है जो भी लेबरर्स तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब लेबर तो ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो वेजेस है ना वो इंक्रीज हो गई थी ट्वाइस एज मच बिफोर, ठीक है ना। और उनकी स्टडी एम्प्लॉयमेंट थी, मतलब देखो लेबर्स को इसी तरह होता है कि कभी उनको सैक कर दिया जाता है, ठीक है ना, किसी कोई भी रीजन दे सकते हैं। लेकिन इनका फायदा ये हुआ है कि जो लोग लेबर्स जो है अमेरिका में रह गए थे, ठीक है ना, स्कार्सिटी थी, लेकिन वो स्कार्सिटी मतलब उनकी वो जो है ना किस्म की उनको वो मिल गई थी, क्या कहते हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ठीक है ना। मतलब उनके लिए ब्लेसिंग थी। एक तो उनकी वेजेस इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, तकरीबन डबल हो गई थी। दूसरी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो थोड़ी स्टेडी हो गई थी। और ये फर्स्ट टाइम था कि जब के वुमेन जो लेबर्स होती थी ना उन्होंने वो भी इंडस्ट्री जाके काम करना शुरू हो गई थी, ठीक है। इससे पहले भी जो है ना इंडस्ट्री में जाके सिर्फ मेल ही काम करते थे। तब की जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो ये होती थी कि मतलब मेल ने जाके फैक्ट्री वगैरह में काम करना है और वुमेन ने जो है ना वही घर के काम करने हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था ना कि जाके इन लोगों ने है ना वुमेन को भी है ना बीच में मतलब जो मैकेनिकल वर्क जो है या जो इंडस्ट्री में जो काम करना है ना, इन लोगों ने वुमेन को भी कहा कि आप लोग भी बाहर आए और उनको भी ठीक ठाक इन लोगों ने तनख्वाहें दी हैं, ठीक है ना।
फिर इसलिए कुछ क्या कहते हैं, अगर आप हम लोग जब स्टडीज पढ़ेंगे तो कुछ लोग फिर मतलब वो जो फेमिनिस्ट थॉट है वो ये भी कहती है कि जब आप लोगों को औरतों की ज़रूरत होती है तो आप लोग तब उनको कहते हैं कि घर से बाहर निकल आओ, ठीक है, अपने कैपिटलिस्ट रीजंस के लिए आप लोगों ने वॉर लड़नी होती है। और फिर जब वॉर ख़त्म होगी थी फिर इसी तरह हुआ था कि इन सारी जो क्या कहते हैं फीमेल्स जो थी, फिर इनको वापस कहा था कि आप लोग जो है ना बस अब वापस जाके घर में बैठ जाएं और इंडस्ट्री के लिए मत आए, बस मतलब ये मर्दों का ही काम है। तो फिर ऐसे ही मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको ऐड कर रहा हूँ कि फिर जो फेमिनिस्ट थॉट थी ना वो फिर ये मतलब इस बात को भी बहुत ज्यादा जो है ना वो लेकर आती है, और इस बात को भी वो कहती है कि जब आपको औरतों की जरूरत होती है तो आप कहते हैं कि आप आए इंडस्ट्री में काम करें, और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि मतलब आप लोगों की हमें जरूरत नहीं, आप लोग चले जाएं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम था कि मतलब ये जो है ना वुमेन जो है फीमेल जो थी वो आके मतलब इसी तरह का मैकेनिकल वर्क कर रही थी जिस तरीके का वहाँ पे क्या कहते हैं वो जो मेल वर्कर्स थे वो करते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये हुआ था कि नेशनल वॉर लेबर बोर्ड बना था, ठीक है ना। अब देखो अगर लेबर बोर्ड ऐसे भी बन सकता है, नेशनल लेबर बोर्ड भी बन सकता है, लेकिन क्योंकि वॉर चल रही है तो नेशनल वॉर लेबर बोर्ड बने, ठीक है। तो उसने तकरीबन जो है ना 1200 डिस्प्यूट्स जो थे लेबर्स के मतलब जो भी ग्रीवियंसेस वगैरह होते थे वो खत्म करवाए, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी जो वेजेस है वो स्टैंडर्डाइज्ड की हैं, ठीक है, और इनके जो वर्किंग आवर्स है ना वो भी मतलब रेगुलेट किए हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन वर्कर्स जो थे ना वो ऐसी मतलब वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो कि वॉर जॉब्स थी, ठीक है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री वगैरह में ऐसे जो भी उस ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जो कि वॉर के लिए जरूरी थी। तो जो लेबर जो थी ना तकरीबन मतलब ये एक उनके लिए आप कह सकते हैं एक अच्छा पीरियड था, मतलब बल्कि बहुत अच्छा पीरियड था कि जो कि वहाँ पे रह गए थे ना तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे थे, ठीक है। तो ये जो था दिस वाज ऑल अबाउट लेबर इन वॉर टाइम, ठीक है। अच्छा, ये हमने भी क्या पढ़ा है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई सवाल है? कोई है सवाल? नो सर। ठीक है, सही है। अच्छा, विल्सन 14 पॉइंट्स एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। अभी जो विल्सन 14 पॉइंट्स है और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, अच्छा इसमें मैंने एक पॉइंट है ना आखिर में, क्योंकि आज मैं असल में सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, मैंने कल ये आधे बनाए हुए थे और आधे नहीं बनाए हुए थे। अभी तो तकरीबन मैं 7 बजे 7:30 बैठूँ थे, बाकी का मैंने कंप्लीट किया। इसमें एक पॉइंट मुझसे रहता है वो है रिजेक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब आप लोग करने पे आओ ना तो आप लोगों से रह ना जाए। मैं भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन इसके अब मैंने आप लोगों के लिए नोट्स नहीं बनाए हुए, ठीक है। विल्सन 14 पॉइंट एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है प्रेजेंट किया गया था कांग्रेस में विल्सन की तरफ से 1918 में, ठीक है ना। अभी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स नहीं हुई थी, मैं भी ये 14 पॉइंट्स की बात है, ठीक है। और ये बेस्ड थी एक रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, जो कि प्रिपेयर की गई थी प्रेसिडेंट के लिए। मतलब उसने एक इंक्वायरी, मतलब एक किस्म की मतलब उसके पास पावर थी, उसने एक इंक्वायरी बताई थी और किसी एक आदमी को, और नाम मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मतलब उसको कहा था कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो। उस रिपोर्ट का जो मेन पर्पस था ना वो ये स्टडी करना था कि एलाइड और अमेरिकन पॉलिसी को, ठीक है ना, मतलब ये ड्यूरिंग द वॉर जो कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, इसको स्टडी करके कुछ ना कुछ उसने है ना रिपोर्ट जो है ना प्रेसिडेंट के सामने रखनी थी, ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट ने ये कहा था कि इट asserted that the program of the world peace is our program and can only be possible on the basis of these points। मतलब ये असल में जो विल्सन 14 पॉइंट्स इसको कहा जाता है ना, ये भी एक इसकी जो एक बेस थी, ये कहाँ से निकला था? ये निकला था एक रिपोर्ट से इसने निकाली थी, जो कि मतलब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर की थी कि आप एक रिपोर्ट बनाएं, एक इंक्वायरी करें, जो जिसका मेन पर्पस और स्टडी क्या था, एलाइड एंड अमेरिकन पॉलिसी, ठीक है ना। और यही कह रहा था, और इसी रिपोर्ट में ये था ना कि इट asserted that the program of world peace is our program and can only be possible on the basis of these points। अब ये पॉइंट्स क्या थे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये विल्सन ने ये कहा हुआ है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि what we are striving for is a new international order based upon the broad and universal principles of right and justice। ठीक, अब आप लोगों में से जिन्होंने IR वगैरह पढ़ी हो ना, तो हम वो जो कहते हैं
ये जो IR में जो कहते हैं विल्सोनियन डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, आइडियलिज्म की जो बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी है ना यही मतलब एक आइडियल सिचुएशन और इसके बारे में होती है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा IR की तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन बस उसमें जो कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड जस्टिस है ना, मतलब ये कह रहा था कि हम लोग इसकी तरफ जो है ना हमने स्ट्राइव करना है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड जस्टिस, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना मैंने तकरीबन ये कोई 8-9 पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने ये कोशिश की हुई है ना कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मतलब इसको जो पॉइंट्स उसके मेन मकसद क्या थे, ठीक है। तो एक तो इसने जो नंबर 1 पॉइंट दिया था ना, मतलब वो कह रहा था कि मतलब पीस होना चाहिए। इसके जो मेन विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे ना, इसके मेन मकसद ये था ना कि कल तो वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, या इतने दो बड़े ब्लॉक इसके अंदर 3 या 4 स्टेट्स है ना, मतलब फिर इस लेवल की जो है ना कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, या आपस में जो कंट्रीज है ना वो आपस में ना लड़े। तो वो आपस में कंट्रीज ना लड़े ना लड़े उसकी वजह से इसने जो है ना ये 14 पॉइंट्स जो है ना उस रिपोर्ट की बेसिस पे आके इसने कांग्रेस में बताए थे। तो एक तो उसने कहा था पब्लिक डिप्लोमेसी की उसने बात की थी, ठीक है ना। उसने कहा था कि जितनी भी डिप्लोमेसी होती है, ठीक है ना, वो है ना वो पब्लिकली होनी चाहिए। इससे पहले ये होता था ना कि सीक्रेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी, ठीक है ना, मतलब स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करते थे, दो स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते थे, लेकिन किसी तीसरे को नहीं पता होता था कि ये दो स्टेट्स आपस में क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब फिर वही है ना क्या कहते हैं, अगर आप थोड़े रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचें तो अगर एक दो स्टेट्स आपस में मतलब उनके कॉर्डियल रिलेशंस है, तो आप अपने ऊपर डरेंगे कि ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर अटैक कर दें, ठीक है ना। तो कह रहा था कि जो सीक्रेट डिप्लोमेसी है ना, इसकी वजह से है ना बहुत ज्यादा है ना प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो अगर हम पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर आ जाए, मतलब अगर दो स्टेट आपस में किसी भी किस्म का कोई भी बातें कर रहे हैं, कोई अलायंस कर रहे हो तीसरे स्टेट के बारे में, उसको पता हो ना, तो उसको पता होता है कि मतलब रियल क्या हो रहा है, ठीक है। अभी किसी किस्म की इकोनॉमिक अलायंस हो सकती है, किसी किस्म की मिलिट्री अलायंस हो सकती है। तो वो यही कह रहा था कि आप लोग ऐसी डिप्लोमेसी हम लोगों को सारी स्टेट्स को करनी चाहिए जो कि पब्लिक हो, मतलब हर स्टेट को पता हो कि इन दो स्टेट्स की जो आपस में इंटरेक्शन हो रही है वो किस बेसिस के ऊपर हो रही है, ठीक है ना। और सीक्रेट डिप्लोमेसी जो है ना इसको हम खत्म करें। तो नंबर 1 तो उसने ये कहा था, ठीक है। दूसरा उसका जो मेन पॉइंट था वो था फ्री ट्रेड का, ठीक है। फ्री ट्रेड उसका क्या मकसद था कि रिमूवल ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैरियर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ ट्रेड कंडीशंस अमंग ऑल नेशंस, ठीक है। मतलब ये जो टैरिफ बैरियर्स हम लोगों ने लगाए होते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं बस हर एक नेशन जो है ना उसके पास खुली क्या कहते हैं वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं पावर होनी चाहिए कि वो जिस किस्म और जिस किस्म की ट्रेड करना चाहते हो, जिस जिस स्टेट के साथ करना चाहते हैं ना वो करे। मतलब ये टैरिफ्स वगैरह लगा के जो है ना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं एक नेशन की दूसरी नेशन के साथ ट्रेड, ठीक है ना। तो कहते हैं मतलब फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर स्टेट के लिए ट्रेड करने के लिए, हर चाहे वो बड़ी स्टेट हो चाहे वो छोटी स्टेट हो। तो दूसरी उसने बात ये की थी, ठीक है। तीसरी उसने बात की थी डिसआर्मामेंट की। डिसआर्मामेंट उसने ये कहा था रिडक्शन ऑफ नेशनल आर्मामेंट्स टू द लोएस्ट पॉइंट कंसिस्टेंट विद डोमेस्टिक पॉलिसी, ठीक है ना। उसने कहा था कि अगर आप लोगों के पास आर्मामेंट होगी, ठीक, और आप लोग आर्मामेंट करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है ना आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है ना, तो उससे जो है ना मतलब वही टूल्स ऑफ वॉर ही हैं, ठीक है। तो अगर कि हमारे पास जो है टूल्स ऑफ वॉर ही नहीं होंगे तो कल तो अगर कहीं पे किसी बात पे क्लैश हो भी जाती है ना तो बात इस हद तक नहीं बढ़ेगी। तो उसने कहा था कि डिसआर्मामेंट होनी चाहिए एक वास्ट स्केल के ऊपर, ठीक है। सारी नेशंस डिसआर्मामेंट करें, अपने आप को डिसआर्म करें, ठीक है। और इसके क्या कहते हैं चाहे वो बड़ी स्टेट है चाहे वो छोटी स्टेट है, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है ना अपने पास रख लें, इतना रख लें कि जैसे अपने आप को थोड़ा बहुत डिफेंड कर सकें, ठीक है ना। मतलब कंप्लीट डिसआर्मामेंट भी नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि डिसआर्मामेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसने कहा था कि सेफगार्ड ऑफ सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब उसका चाहिए मेन पॉइंट ये था, उसका मेन पॉइंट ये था कि इवैक्यूएशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू लिमिट हर सॉवरेनिटी, ठीक है ना, कि बेल्जियम की इसको इस तरह इवैक्यूएट करना है और रिस्टोर करना है इसकी ओरिजिनल बाउंड्रीज पे ना, कि हम इसकी जो पहले की जो सॉवरेनिटी थी ना हम उसको कम ना कर सकें, ठीक है ना। तो एक मतलब इससे जो हम जो इस पॉइंट से जो हम निकालते हैं ना वो ये कहते हैं कि हर नेशन के पास सेफगार्ड होना चाहिए अपनी सॉवरेनिटी का, मतलब कोई भी नेशन जो है ना दूसरी नेशन की सॉवरेनिटी को है ना खराब ना कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर उसने ये कहा था कि जेलिस और लोरेन है ये फ्रांस के पास जाना चाहिए, तो सीधा सादा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बात की थी
कि readjustment of the frontiers of Italy along the clearly recognizable lines of nationality, ठीक है ना, due importance given to nationality in determining boundaries did not happen, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहा था ना कि अब डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, ठीक है ना। अब इस समय यूरोप में ये मसला था कि बहुत सारे कभी दो एम्पायर्स जुड़ जाते थे, कभी खत्म हो जाते। जैसे आप लोग एक सिंपली अभी सिर्फ यूरोप को छोड़ के भी तुम लोग सिर्फ रशिया देख लो कि जब रशिया जो है, जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, जब कोई कुछ कहना सर चाहते। आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही? क्लियर है सर, अच्छा अच्छा क्लियर है। अब सही है। अच्छा, तो हाँ, ये कॉलोनल एडवर्ड मेंडेल हाउस, द गाय हु जनरेटेड द रिपोर्ट अपॉन व्हिच विल्सन्स 14 पॉइंट्स वर बेस्ड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है क्या कहते हैं, तो ये कह रहा था ना कि मतलब जब जैसे हम रशिया को देख लेना, देखो जब रशिया टूटा है तो उससे कितनी ज्यादा स्टेट्स बनी है, ठीक है ना। और इसमें जैसे पता नहीं क्या चेक रिपब्लिक और पता नहीं कौन कौन सी जो चीजें हैं ना निकली हैं, मतलब नेशनैलिटीज जो थी ना वो डिफरेंट थी। तो इटली जो यूरोप जो था ना उस वक्त का, वो भी होता था कि एम्पायर बहुत बड़े होते थे, लेकिन वो एक ही एम्पायर के अंदर नेशनैलिटीज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो वो ये कह रहा था, मतलब उसका कहने का मतलब उसने तो मेन पॉइंट तो उसका यही था कि जो इटली की जो रीएडजस्टमेंट हो रही है ना, उसके फ्रंटियर्स ऐसे हो जो कि रिकग्नाइजेबल हो, नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर हुए हों। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि जितने भी इस किस्म के जो हम लोग बाउंड्रीज रीएडजस्ट करेंगे ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, उसमें ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द नेशनैलिटी इन डिटरमिनिंग बाउंड्रीज, ठीक है ना। मतलब जिस बाउंड्री में जिस हद में जो सी मतलब नेशनैलिटी रह रही है, ठीक है ना, बस हमने उसकी बाउंड्री जो है ना वहां तक ही मखसूस कर लेनी है, ठीक है। मतलब अब दो, मतलब इस तरफ जो है पठान रह रहे हैं, उस तरफ पंजाबी रह रहे हैं, तो जहाँ तक पठान रह रहे हैं तो वो जो है पठानों के एरिया हो गया, जहाँ तक पंजाबी रह रहे हैं वहां पे पंजाबी वो पंजाबी का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इस किस्म की वो की बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग free opportunity to Austria and Hungary for autonomous development, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना, अब इसमें मेन पॉइंट जो ये कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका कहने का मकसद क्या था, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और ये भी नहीं हुआ, डिड नॉट हैपन। वो कह रहा था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी है ना, उनके पास पावर होनी चाहिए कि मतलब वो अपनी जो है ना जो भी बाउंड्रीज वगैरह है ना वो जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सके, ठीक है ना। मतलब किसी और के पास ये पावर ना हो कि उनके लिए फैसले कर सके, ठीक है। मतलब जो पावर जो जीत गई है एलाइड पावर, वो उनकी बेसिस के ऊपर वो ना करे। बेशक वो ऑस्ट्रिया और हंगरी हार गए, लेकिन उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, एश्योरेंस ऑफ सॉवरेनिटी टू द टर्किश पोर्शंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। टर्किश एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर तो उसको बिल्कुल जो है ना टुकड़े टुकड़े कर दिया था। और जो अगली उसने जो बात की थी ना, उसने ये बात की थी कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना जो कि द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू गारंटी इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी टू ग्रेट एंड स्मॉल स्टेट्स अलाइक, एक जैसे, अवर्टिंग अ मेजर वॉर बाय द क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अब ये कह रहा था कि एक ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए ना जो कि मतलब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बननी चाहिए, जिसका मेन मकसद यही होगा ना कि फिर इस किस्म की एक मेजर वॉर जो है ना वो ना आ सके, ठीक है। और हर नेशन के पास है ना मतलब उसकी जो सॉवरेनिटी है या जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, ठीक है ना, वो जो है ना उस पे किसी किस्म की मतलब उसके अंदर जो है ना कोई भी काम नहीं रखेगा, बस हर स्टेट जो है ना मतलब वो होगी, ठीक है। तो अगर आप इस सब सारे पॉइंट्स को देख लेते हो, मतलब एक बहुत ही वो एक आइडियल अप्रोच है, ठीक है ना। मतलब वो जो नहीं होता कि मतलब एक ख्वाबों का घर जो होता है, ठीक है ना। मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे मतलब इतनी पॉसिबल तो नहीं है ना मतलब रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये जो है ना विल्सन के जो, ओहो किधर गया विल्सन। अच्छा, ये अब 14 के 14 पॉइंट्स नहीं, इसमें तकरीबन 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें 4 पॉइंट्स जो है ना वो मिसिंग है। तो वो शायद मैंने इसलिए नहीं लिखे होंगे अपने नोट्स में, या तो उसमें कोई ऐसी मतलब बहुत सिंपल सी बातें होंगी, ठीक है, या तो बड़ी मुश्किल बातें होंगी जो मैं याद नहीं कर सकता हूँ। तो वो जरा आप लोग फिर देख लेना। अब यहाँ तक समझ आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे ट्रीटी के, वो क्या कहना चाह रहा था? कोई कंफ्यूजन है यस तो सर, क्लियर है। कंफ्यूजन है तो बताओ। अब इसमें ना कंफ्यूज हुए हो कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के पॉइंट्स नहीं है,
ये पॉइंट्स हैं, विल्सन के 14 पॉइंट हैं जिस पे वो ये कहना चाह रहा था, ठीक है, कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को किस किस्म का होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें इसने जो बाकी की जो चीजें, पब्लिक डिप्लोमेसी, फ्री ट्रेड, ये भी इसने एंटर किए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसने कुछ ना कुछ जो है ना, जो पीस ट्रीटी होने वाली थी उसके बारे में भी बताया है कि इस तरह जो रेस्टोरेशन है एलिस और लोरेन की, फ्रांस को आप दे दो, बेल्जियम को छोड़ो, कि आप वो आपने आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, उसकी ऐसी रिस्टोरेशन होनी चाहिए बेल्जियम की कि उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई वो ना आए, क्या कहते हैं, हद ना आए। और ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ऐसी हो जिसमें सारे लोग जो है ना डिसआर्मामेंट के ऊपर एग्री कर लें, ठीक है, फ्री ट्रेड के ऊपर एग्री कर लें, पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर एग्री करें। तो इस किस्म की जो है ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होनी चाहिए। तो ये विल्सन के 14 पॉइंट्स थे, उसमें से 14 में से मैंने 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बोलो क्या समझ नहीं आई। सर ये जो वर्ल्ड वॉर थी ना, ये जर्मनी, जापान और रशिया के दरमियान थी ना सर। मतलब ये लोग एक्सिस पावर थे। हाँ, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 जो थी, सबक इसका खैर है, फिर निकाल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमने निकाला भी था, ठीक है ना। एलाइड पावर जो थी उसमें था एलाइड पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। The major allied powers in World War I were Great Britain, the British Empire, France and the Russian Empire, formerly linked by the Treaty of London of, अच्छा, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया जो था ना वो एक साइड पे था, ठीक है, ठीक सर है। मैं बता दूं। जी जी, आप बता दो। सर एक एलाइड पावर्स थी और एक सेंट्रल पावर्स थी। सेंट्रल पावर्स में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर, ये सारे चारों एक साथ थे। और एलाइड पावर्स में रशिया था, रोमानिया था, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन और बाद में यूएस आ गया था 1917 में। तो ये मैं अच्छा, पिक्चर भेज दूंगी व्हाट्सएप पे इनको। पिक्चर आप भेज दें, तो मुझे नहीं पता था ठीक है कितने सर। ज्यादा गन था। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई हुमा। सर तो एलाइड तो जीत गए थे ना, तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट किस तरह है कि रशिया वाज assured of a sincere welcome into the society of free nation। मतलब ये तो जीत गए थे ना, तो इनको क्या मतलब वो थी कि इनको वेलकम हुमा, कर। सर मैं इसका आंसर करूं? सबर करें आप, हुमा हाँ ने कहाँ, सर हुमा ने कहाँ पे पढ़ा है? हुमा शायद हमसे पहले पहले जा रही है। यहाँ ये पॉइंट पर आपने, ये 14 पॉइंट में 14 पॉइंट नंबर 6 है। हाँ सबर, नहीं सबर, अच्छा चलो, हाँ बताएं, आप आंसर करें हुमा को, कौन आंसर सर करना ये चाह जो रहा था? रशिया था ना, ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ही ना रेवोल्यूशन में चला गया था। तो रशिया जो था ना, वो वर्ल्ड वॉर वन में पहले तो ये लोग जार से बहुत ज्यादा परेशान थे, खुद अपनी इंटरनल गवर्नमेंट से। फिर 1917 में ना इन्होंने जो है ना वो बुल्शेविक को जो है वो डिफीट किया था, और व्लादिमीर लेनिन का जो है ना वो आया था इन पावर। लेकिन उसका भी थोड़ा ही टेन्योर गुजरा था, फिर जोसेफ स्टालिन आ गया था। तो ये जो थे ना, ये कम्युनिस्ट हो गए थे, इसलिए लीग ऑफ नेशंस में इनको जगह नहीं मिली थी। बिल्कुल, लीग ऑफ नेशंस जो है ना, देखो फिर बाद में बड़ी बुरी तरीके से फेल हो गई थी। उसके फेलियर की एक बहुत, उसकी फिर अपनी एक रीजन है, ठीक है ना, वो भी अगर आप लोग पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। कि फिर लीग ऑफ नेशंस जो है ना वो फेल क्यों हुई, जब वो इतनी वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच से बन रही थी, ठीक है ना। क्योंकि फिर इन लोगों ने ना तो डिसआर्मामेंट की थी, ठीक है, सिर्फ एक पब्लिक डिप्लोमेसी इन लोगों ने वो कर दी थी, ले आए थे। क्योंकि मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब बनती हैं और कम्युनिटीज आके एक साथ बैठती हैं तो पब्लिक डिप्लोमेसी हो ही रही होती है, ठीक है ना। लेकिन ये सारे लोग कहते हैं फ्री ट्रेड वगैरह, उस किस्म का कोई भी काम नहीं था। जिन स्टेट्स के साथ ये लोग ट्रेड नहीं करना चाहते थे उनके साथ ये लोग ट्रेड नहीं करते थे। रशिया जो है उसको इन लोगों ने अलाउ नहीं किया था कि आप लोग हमें ज्वाइन करें। अमेरिका ने खुद जो है क्या कहते हैं लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस नहीं मान रही थी विल्सन के साथ। सिर्फ जो मेन काम हुआ था ना ये विल्सन के 14 पॉइंट से, उस वक्त जो है ना जो मेन काम हुआ था वो डीकॉलोनाइजेशन का हुआ था। जो मेन काम हुआ तो डीकॉलोनाइजेशन का हुआ था। और बाकी जो उस वक्त के जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी ना, उनके खिलाफ इन लोगों ने वो जो है ना कमेटीज बना के जो होती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर इन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया था। मतलब क्या कहते हैं, सोशली मतलब इनका थोड़ा बहुत काम था। लेकिन और जो है लीग ऑफ नेशंस भी जो है ना वो तो फेल हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है।
के द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना क्या हुआ कि मतलब फिर जर्मनी ये कहते हैं ना कि जर्मन तो एक तो हार गई थी, दूसरा वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने सरेंडर किया और हम लोगों ने इस बेसिस के ऊपर सरेंडर किया कि आप लोगों की जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनेगी ना वो जो है ये 14 पॉइंट्स के ऊपर बनेगी, मतलब इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनेगी। लेकिन क्या कहते हैं फिर इन प्रिंसिपल्स को तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उन्होंने नहीं वो किया था, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कार्ड किया था। कोई एक आध दो जगहों पे जो है ना कुछ बेसिस बनी है विल्सन के जो 14 पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, ठीक है ना, लेकिन बाकी जो है सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया था इन लोगों ने। Germans alleged that they had surrendered on the basis of these 14 points and the peace treaty completely boycotted these principles, ठीक है। दूसरा जो है, अच्छा फिर इसके बाद जो है पीस ट्रीटी के बारे में फिर हम पढ़ते हैं कि फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में इन लोगों ने मतलब क्या किया कि विल्सन के 14 पॉइंट से ये फिर क्यों मतलब कहते हैं कि जुदा था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा 3 मिनट रह गए हैं एक और। अच्छा चलो ये कर लो ना, फिर दूसरे रूम में फिर गप लगाते हैं।